Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक लिंकेज। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर को कवर करेगा। लिंकेज का मतलब है जीन्स जो हैं, जो कि डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं किसी एक क्रोमोसोम के अंदर, उनमें क्लोज एसोसिएशन शो करना। देखिए, जो भी अगर दो जीन हैं, अगर जितने पास होंगे किसी एक क्रोमोसोम में, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एक साथ इनहेरिट होने की। यानी वो कैरेक्टर इनहेरिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि लिंकेज के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक लिंकेज को हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो दो जीन हैं जो कि किसी क्रोमोसोम में एकदम क्लोजली सिचुएटेड है, तो मोस्टली ये होता है कि ये जो जीन्स होते हैं वो एक साथ इनहेरिट होते हैं। 1905 में बैटसन, सुंडर्स और पुनेट जो हैं, जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि जो फ्लावर है उसका कलर और पॉलन की जो शेप है स्वीट पी प्लांट के अंदर, ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए थे उससे ये इंटरप्रिटेशन निकलता है। 1911 में मॉर्गन जो थे, जिनका अच्छा म्यूटेशन पे बहुत अच्छा काम है, उन्होंने ये अपनी हेरिडिटी स्टडी में जो कि फ्रूट फ्लाइज पर उन्होंने की थी, उन्होंने ये नोटिस किया कि फ्रूट फ्लाई का आई कलर एसोसिएटेड है फ्लाई के सेक्स से। तो इस तरीके से ये भी एक एसोसिएशन निकल के आता है कि किस तरह से लिंकेज प्रेजेंट है फ्रूट फ्लाइज के जीन्स के अंदर। तो ये जो जेनेटिक लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है, उससे हमें ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ अगर दो जीन क्लोजली एसोसिएटेड है तो उनके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी में वो इनहेरिट होंगे, कितना क्लोजर होना होगा। तो ये सारे के सारे इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे कि उनका जो डिस्टेंस है जीन के बीच में, वो किस तरह से एसोसिएटेड है लिंकेज से। जब कोई भी जो जीन्स हैं जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, या फिर एक जीन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं, तो उन वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अनलिंक्ड कहलाते हैं। दो चीज़ें हो गई, दो जीन्स जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, या एक ही क्रोमोसोम में जीन की जो लोकेशन है वो बहुत दूर दूर है, तो ये जीन्स क्या कहलाते हैं? अनलिंक्ड कहलाते हैं। और इन दोनों जीन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है एक साथ इनहेरिट होने की। तो इस तरीके से अनलिंक्ड जीन होते हैं। अब इनके अंदर आप देखते हैं कि अगर दो जीन लिंक्ड हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी रिकॉम्बिनेशन की, उसको हम डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे जीन्स हैं उनकी जिसमें कि हम ये फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसे हम लिंकेज मैप के नाम से जानते हैं, जिसमें कितना फ्रीक्वेंसी है डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं लिंकेज मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक्ड जीन, नॉट लिंक्ड और नॉट लिंक्ड, दो सिचुएशन अपने सामने आती है। फर्स्ट में हम बात करते हैं, ये जो देखिए जीन 1 और जीन जो 2 है वो काफी पास पास सिचुएटेड है, काफी पास पास सिचुएटेड है, तो ये जो जीन क्या है? लिंक्ड जीन कहलाएंगे। दूसरे देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, तो दोनों क्रोमोसोम में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पोजीशन पर ये जीन्स प्रेजेंट हैं, तो इनके अंदर भी लिंकेज पॉसिबल नहीं होगा, तो ये अनलिंक्ड हो गए। अब हम देखते हैं एक ही जीन में क्या सिचुएशन है। एक जीन में एक जीन की लोकेशन क्रोमोसोम में यहाँ पर है, दूसरे में क्रोमोसोम पर दूसरा जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हम समझते हैं कि किस तरह से ये लिंकेज होगा। तो पहले हमें समझना होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। तो जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए है,
और इस डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं, उसे हम जीन के नाम से जानते हैं। तो टोटल क्रोमोसोम क्रोमोसोम के छोटे छोटे पार्ट्स जो कि जीन्स के नाम से हम उसे जानते हैं। और एक क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम कहते हैं कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम। होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो जीन का अरेंजमेंट है और ऑर्डर है, वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर कुछ स्लाइट डिफरेंस होता है डीएनए की सीक्वेंस में, जिससे कि हम एलील के नाम से जानते हैं। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन तो सेम है, लेकिन उसके लिए उसका जो ट्रेट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं ए जो पोजीशन है वहाँ पर आई कलर का जीन है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर, तो वहाँ पर एलील हो सकता है, एक ब्लू आइज के लिए हो और दूसरा ग्रीन आइज के लिए हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सेम सिचुएशन पर आई कलर के लिए जीन है ए पे भी और बी पे भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो ए ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बी वाला जो जीन है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ, जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर किस तरीके से हम जीन के एक्सप्रेशन को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सिचुएशन में आप ये देख रहे हैं कि दो क्रोमोसोम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों, ये दोनों को हम कह रहे हैं, इसमें दोनों में सेम जीन है और सेम ऑर्डर में है। यहाँ पर भी और ये भी, ये दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब अगर हम जीन्स की बात देखें तो यहाँ पर आप देखिए स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर सेम जीन है लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर एक सी है और यहाँ पर सी की जगह टी प्रेजेंट है। तो ये एलील 1 बनाएगा और ये एलील 2 बनाएगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर जो जीन प्रेजेंट है वो आई कलर के लिए है, ये भी आई कलर के लिए है, लेकिन ए के अंदर जो है वो सीक्वेंस है जी सी ए टी टी सी जी ए जी टी सी सी। यहाँ पर देखिए ये सी आ गया, जबकि इसमें बाकी सीक्वेंस सेम है, लेकिन एक जो सीक्वेंस है वो टी वाला सीक्वेंस। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अब किस तरह से बनेंगे, क्योंकि हमें लिंकेज के साथ रिकॉम्बिनेशन को भी समझना पड़ेगा। जब गैमीट्स बनते हैं, एग्स या स्पर्म, तो हम ये देख सकते हैं क्रोमोसोम जो है, जिसे हम इस दौरान जो है होमोलोगस कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं मियोसिस के दौरान। सबसे पहले एक जो आइडेंटिकल कॉपी है क्रोमोसोम की वो बनती है, और ये जो आइडेंटिकल कॉपीज जो हैं वो पास पास आ जाती हैं, उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की कॉपी जिसमें कि सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। अब ये चारों जो कॉपी हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो पास पास आ जाते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, जैसे मियोसिस के अंदर हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, और डीएनए का एक जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो जाता है और वापस रीजॉइन हो जाता है। और ये जो ब्रेकेज हुआ उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, जिसे कि हम किसके नाम से, रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मिक्सिंग हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, मियोसिस के दौरान। तो इस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए रिकॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जिसमें दोनों में सेम जीन्स हैं और डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस है थोड़े से एक जीन के अंदर। अब ये देखिए, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स जिनमें की सीक्वेंस एकदम सेम होगा। ये चारों पास पास आते हैं मियोसिस के दौरान,
और अब ये देखिए यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। ऑरेंज जो है वो रेड के अंदर ऑरेंज कलर मिक्स हो गया है और ऑरेंज कलर के अंदर रेड कलर मिक्स हो गया। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो गया जीन्स का। ये कलर शो नहीं कर रहे हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए के जो सीक्वेंस है वो इसके अंदर चेंज हो गया है, नया कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर भी नया कॉम्बिनेशन वाला जीन आ गया है। तो इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। अब जेनेटिक लिंकेज किस तरह से इन क्रोमोसोम के अंदर होती है? दो जो जीन हैं जो कि एक दूसरे से दूर है, तो उसे हम जैसे अगर मान लें एक ए से आ रहा है और एक बी, ठीक है, दो एलील्स है हमारे पास। फर्स्ट जो जीन है और जीन सेकंड है, वो दोनों के दोनों जो जीन्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर प्रेजेंट है। तो उनके अंदर उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन इवेंट है वो होगा। अब ये जो नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है और जो पास पास एलील प्रेजेंट हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है साथ में आने की। और जीन 3 और जीन जो 4 हैं जो कि मिडिल में प्रेजेंट है, और ये दो एलील जिसके अंदर ए और बी प्रेजेंट है, ये जो दोनों जीन्स हैं ये ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट है। तो इनके अंदर जब रिकॉम्बिनेशन का इवेंट होगा, तो आप याद रखिए यहाँ पर जो नया जो कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके अंदर 3A और 4A नया बन रहा है, पास पास आ जाएंगे और इनके नेक्स्ट जनरेशन में इनके साथ आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही क्रोमोसोम सेपरेट होता है, जीन 5 और जीन जो 6 है वो कभी भी लिंक नहीं होंगे, और हर गैमीट्स जो हैं जिनमें कि एक सिंगल कॉपी आई है, रैंडमली आई है, तो उसके अंदर नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, लेकिन जीन्स की प्रोबेबिलिटी उनकी कम होगी जो दूर दूर सिचुएटेड है। हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं लिंक्ड जीन और नॉट लिंक्ड जीन। फर्स्ट सिचुएशन में हम देखते हैं कि दो तरह के जीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों जीन्स में क्या है, अच्छा खासा गैप है। दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं, लेकिन कैसे हैं, दूर दूर स्थित हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है मियोसिस के दौरान, और जो रिजल्टेंट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, दोनों एक ही उसमें बने। इस वाले क्रोमोसोम के अंदर आप देखिए ए जो जीन है वो चेंज हो गया है, बी जीन, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी बी जीन एक्सचेंज हो गया है। तो इनके बीच में क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था तो रिजल्टेंट दो में चेंज नहीं आया, लेकिन दो अगर जो मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम बने हैं उसके अंदर देखिए क्या हो गया है, नया कॉम्बिनेशन आ गया है। तो ये लिंक्ड नहीं रह पाए क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था। दूसरी सिचुएशन में आप देखिए यहाँ पर 3 और 4 वाला जो जीन है ए, और यहाँ पे 3 4 है बी, ये दोनों बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, और फिर इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, मियोसिस का प्रोसेस चल रहा है। और जब रिकॉम्बिनेशन हुआ है, देखिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो जीन्स क्या है, पास पास प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखिए दोनों जीन्स ए और ए पास पास यानी लिंक्ड हो गए जीन, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस था वो बहुत ही क्लोज था। तो इस तरीके से नए कॉम्बिनेशन इसमें पूरा का पूरा लिंकेज हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर सिचुएशन जीन्स पास पास प्रेजेंट है तो उनके लिंक्ड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और दूर स्थित है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब आप देखिए एक जीन जैसे अलग अलग क्रोमोसोम में अगर हम बात करें, तो अगर ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ये भी, फिर अगर इनमें ये देखिए रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन बन गया है और इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है साथ में लिंक होने की, क्योंकि वो सिचुएशन ही अलग हो गई, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, तो प्रोबेबिलिटी इनकी कम हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जेनेटिक मैपिंग यूजिंग लिंकेज।
लिंकेज को हम किस तरह से जेनेटिक मैपिंग में यूज़ कर सकते हैं? अगर हमें पता है कि लिंकेज किस तरह से एसोसिएटेड है डिस्टेंस से, तो उस तरह से हम उसको जीन की लोकेशन को पता लगा सकते हैं। जब कोई जीन इनहेरिट हो रहा है, तो उसमें से दो जीन अगर एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, तो उनमें 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो ये होती है कि वो लिंकेज जीन हो, और 50% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि नॉन लिंक्ड जीन भी साथ साथ पहुंच सकते हैं, बाय चांस वो पहुंचते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि अगर वो रिपीटेडली साथ आ रहे हैं क्रॉसिंग में, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो दो लिंक है उनकी पोजीशन क्या होगी और कितने पास होंगी। अब यहाँ पे देखिए, जीन 1, जीन 2, जीन 3 एंड जीन 4 किसी भी एक क्रोमोसोम के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंकेज देखना है जीन 3 का, तो इनके अंदर प्रोबेबिलिटी देखिए। जीन 3 जो है वो क्लोजली लिंक्ड है जीन 2 से और जीन 4 से। जीन 1 जो है और जीन 3 ये दोनों नॉट लिंक्ड है, और इनका जो अगर साथ में आ रहे हैं तो 50% चांस ही होगा, क्योंकि अगर सेम में है लेकिन अगर सेपरेट क्रोमोसोम में आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 50% ही होगी। यहाँ पे देखिए जीन 1 और अगर जीन 3 देखें, तो क्योंकि इनका बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, और 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, 3 और 4 की उसके कंपैरिजन में कम प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस से लिंकेज अब हम देखते हैं फ्रूट फ्लाइज के अंदर। फ्रूट फ्लाइज के अंदर जो लिंकेज है उसे हम देखने के लिए हमें जैसे आई जो कलर है और बॉडी कलर जो है, उस फैक्टर उसके जीन को हम देखेंगे किस तरीके से दोनों जो हैं एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और वो किस तरह से लिंक्ड होता है। एक एग्जांपल में हम ये लेते हैं, जैसे होमोजाइगस प्योर ब्रीड पेरेंट्स हमने लिए हैं। एक जो है वो येलो बॉडीड है और रेड आइड है। दो हमने लिए हैं, येलो बॉडीड रेड आइड, और दूसरी जो है वो है ग्रे बॉडीड और वाइट आइड। तो ये दो हमने फ्रूट फ्लाइज ली हैं, और इनके बीच में जब मेटिंग होती है तो सारे हेटेरोजाइगोट्स बनते हैं, और इनके अंदर येलो बॉडी और रेड आई का कॉम्बिनेशन आता है। तो इस तरीके से, और ग्रे बॉडी और वाइट आई कॉम्बिनेशन दूसरे साइड पे आता है। तो जब ये हेटेरोजाइगोट्स क्रिएट होते हैं, गैमीट्स जब बनते हैं, तो आई का जो कलर है वो वो आई का जो कलर है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि ये जो दोनों कलर हैं, बॉडी कलर और आई के कलर, ये दोनों क्या है, लिंक्ड जीन है, और हम चाहें कि ये मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग बने तो ये नहीं बनते हैं। मेल फ्रूट फ्लाइज जो हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और ये जो होते हैं एग्जैक्टली सारे के सारे वही एलील जो कि एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, उसी तरीके से ये भी शो करता है। एक मेल जो ऑफरिंग्स हैं उसके अंदर करीब 49.5% जो है वो येलो बॉडीड और रेड आइड जो है 49.5% प्रेजेंट होता है। अब 49.5 ग्रे बॉडीड और वाइट आइड, तो ये देखिए हमारे पास 0.5 जो है प्रोबेबिलिटी सामने आ जाती है, और ये इंडिकेट करती है कि ये जो दोनों जीन्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड हैं। जबकि अगर हम देखें मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग देखें तो सारे के सारे डोमिनेंट फीचर होने चाहिए थे, लेकिन क्या है, ये 50-50% शो कर रहा है, यानी कि ये जो है जीन वो लिंक्ड जीन है। यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में प्रोबेबिलिटी बन जाती है लिंकेज की।
अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से लिंकेज को मॉडर्न एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। जेनेटिक मैप अगर हमने बना लिया है कि कौन-कौन से जीन लिंक्ड जीन हैं और उनकी पोज़ीशन कहाँ पर है, तो इस तरीके से उनके सीक्वेंस से हम बहुत सारे जो म्यूटेंट्स हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे म्यूटेंट हैं, जैसे यीस्ट के जो म्यूटेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके जीन्स। अगर हमें पता है कि ये जीन्स नेक्स्ट उसमें जाएगा, उसकी पोजीशन अगर हमें पता है, तो उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ह्यूमन के अगर हम देखें तो अगर कोई जीन लिंक्ड है, अगर हमें उसे पता है कि ये वाला जीन प्रेजेंट है और उसके साथ ही दूसरा जो जीन है वो लिंक्ड जीन होता है, तो अर्ली स्टेज में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर भी। और इस तरह से बहुत सारे जेनेटिक मैपिंग का जो यूज़ है वो डिजीज़ को इराडिकेट करने में और हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करने में भी किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम डीएनए के अंदर जो वेरिएशंस आ रहा है, जीनोम में जो वेरिएशन है, उसमें हम लिंकेज एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। आज हमने लिंकेज के बारे में जाना कि किस तरीके से जो दो डिफरेंट जीन हैं आपस में लिंक्ड होते हैं, और कौन से जीन हैं जो नॉन लिंक्ड होते हैं, अनलिंक्ड होते हैं, और इसकी क्या एप्लीकेशन है और क्या प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच।